वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहित कांधारी हैं। इसके अलावा जुड़े हैं हमारे साथ निशिकांत खजूरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को लगता है कि भाजपा ने हमें मजबूती प्रदान किया उस एरिया में। क्या ये सेंटिमेंट ग्राउंड पे है लोगों बिल्कुल के है। लिए? जम्मू में क्या सेंस है एब्रोगेशन का? क्या अभी, क्योंकि अब काफी टाइम भी हो गया है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर रीजन स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स हैं लोगों के। एक्चुअली जिस रीजन ने बहुत सपोर्ट किया और सेलिब्रेट किया, उनको लगा नहीं कि उनके प्रोपोर्शनेटली उनको कुछ अच्छा, और मिला। सुनवाई भी नहीं हुई और समय पे सुनवाई नहीं हुई। इसके बावजूद आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है? तो परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं, जो हेल्दी टर्न आउट है, कल आपने देखा पुलवामा में, शोपियां में, जो हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहे हैं, वहाँ अगर 50% प्लस पोलिंग हो रही है और सस्टेन मैनर में हो रही है। हाल ही में लोकसभा में भी इसी पैटर्न पे हुई। इलेक्शन होते थे कोई 5%, 5% जी। श्रीनगर में 9%, 11% होती थी वहाँ के पोलिंग। कैंडिडेट जो हैं वो खुद एडमिट करते थे कि हम पहली बार जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि वो खाली पेपर में वो एक दे देते थे, वो अपनी ऐड दे देते थे, आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम दिस। तो ये दिल्ली एक विक्ट्री मान सकता है अपने लिए। हाँ, लोग समझते हैं कि ये बीजेपी जो है वो एक डेंजरस गेम जो है वो खेल रही है, क्योंकि जैसे जो इंदिरा गांधी ने जो 84 अपना पंजाब में खेली थी भिंडरा वाले को सपोर्ट करके। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जो की बात कह दी है, टेक्निकल नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंजीनियर रसीद जैसे या जमात जैसे जो और तमाम फैक्टर हैं, अगर ये सब्सटेंशियल चंक ले आते हैं, सपोज 10 सीटों के आसपास, 12 सीटों के आसपास ले आते हैं, तो इनके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये है जो भाजपा के फेवर में जाती है, वो कि ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ये ऐसा सिचुएशन हो जाए कि बीजेपी विद दीज मोटली बंच ऑफ यू नो डिफरेंट। ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसा होने जा रहा है। Put out an opinion poll. वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम जम्मू कश्मीर के प्रेस क्लब में हैं। जम्मू प्रेस क्लब, बहुत बहुत शुक्रिया उनको ये जगह देने के लिए, उनके प्रेसिडेंट को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जम्मू के दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों का हमने दौरा किया, वहाँ से तमाम रिपोर्ट्स, इंटरव्यूज़ हमने की। अब हम जम्मू के हिस्से में हैं और जम्मू में जो सियासत है, यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहित कांधारी हैं, द पॉइनियर से जुड़े हैं। इसके अलावा डेली एक्सेल्सियर से जुड़े हैं हमारे साथ निशिकांत खजूरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मनीषा भी हैं, मेरी सहयोगी। तो हम आज जम्मू के में जो चुनावी माहौल है, कई सारी चीज़ें हैं। यूटी को लेकर एक बात है यहाँ पर कि फुल स्टेट से यूटी हो गया है, तो उसको लेकर क्या चला, 370 नहीं है। इसके अलावा रिजर्वेशन कुछ सीटों को दिया गया है, उसको लेकर किस तरह का की एंग्जाइटी है या चिंता है या नॉर्मल कोई उस तरह के, तो ये तमाम मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा मोहित आपसे ही शुरू करें। यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं इस समय, चुनाव जो कैंपेन है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है ये चुनाव, पार्टियों के लिहाज से भी और मुद्दों के लिहाज से भी? जी, जैसा आपने देखा कि पहला चरण कल ही समाप्त हुआ है, जिसमें अच्छा परसेंटेज रहा, 61+ % रहा है वोटिंग का। तो जो उम्मीद भी लगाई जा रही थी, इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम सारे प्रयास किए थे कि लोकसभा का जो परसेंटेज था उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है लोग उसमें हिस्सा लें। तो वो पार्ट तो जो है, चाहे कश्मीर घाटी हो और जम्मू हो, हेल्दी परसेंटेज पोलिंग हुई है। तो पहला रिस्पॉन्स या जो फर्स्ट इम्प्रेशन है कि डेमोक्रेसी इज़ फ्लरिशिंग इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट एब्रोगेशन। चूँकि ये कहना इसलिए ज़रूरी है, पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ये पहली दफ़ा था 10 साल के लंबे अरसे के बाद लोग असेंबली पोल्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक लोगों को इंतज़ार था कि उनकी अपनी पॉपुलर गवर्नमेंट उन्हें चुनने का मौका मिले। और पार्टीज़ ने भी, जैसे कल भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अब निभाया सियासी पार्टियों ने। बड़ी संख्या में आपने देखा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेशन किया और मुख्तलिफ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को जो है मैदान में उतारा था। अब पार्टी वाइज जो कैंपेन जो चलाई गई, वो मुख्यतः 3 ग्रुप्स का जो है, अगर आप देखेंगे कि जो एनसी कांग्रेस का अलायंस हुआ, तो वो एक आपकी पार्टी थी। दूसरा पीडीपी और नया जो एक प्लेयर इंट्रोड्यूस हुआ, अवामी इत्तेहाद पार्टी घाटी में, और उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट्स से जो जमात इस्लामी द्वारा सपोर्टेड हैं।
और बीजेपी उनके अगेंस्ट में एज ए रूलिंग पार्टी सेंटर में, क्योंकि उनका एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 6 साल से, जब से सरकार गिरी थी 2018 से, सो एलजी का शासन चल रहा था, तो सेंटर का रूल था। सो ये आपके जो हैं मुख्य जो है एक ग्रुप था जो जिनकी कैंपेन जो चलाई गई। तो भाजपा का जो फोकस था वो ये था अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का, कि जो हमने धारा 370 के बाद चाहे सुरक्षा के हालात सुधारे, आपका जो ओवरऑल टेररिज्म को हमने टैकल किया, उनकी कैंपेन जो है वो ये बताने में उनकी मतलब कोशिश रही कि हमने हालात सुधारे हैं और हमने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया है मुख्तलिफ लेवल्स पे। जैसे उन्होंने बताया कि जो लोग छूट चुके थे धारा 370 की वजह से, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जैसे वाल्मीकि समाज है, आपके विमेन ग्रुप्स हैं, आपके मतलब वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी देखिए का नाम नहीं, जो इस सब का लाभ नहीं उठा पा रहे थे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, उनको इंक्लूड किया गया, आपने मुख्य धारा में लाया, उनको जो अधिकार दिए, आपने उनको सिटीजनशिप राइट्स दिए। दूसरा उनका थ्रस्ट रहा है डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और एनसी को निशाना बनाया और उनको ये लोगों में ये उन्होंने एक जिसको वो लोग कैंपेन के माध्यम से ये संदेश देना चाहा कि यही बाधक थे आपकी तरक्की में। मतलब धारा 370 को चूंकि उन्होंने लंबे समय तक जम्मू में काम रखा और उसकी आड़ में जो है वो जम्मू को जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, और अगर वोटर्स जो हैं भाजपा को दोबारा से एक मौका देंगे तो वो जो उनकी समृद्धि का रास्ता, उनकी तरक्की का रास्ता उनके साथ मिल के आगे चलने में ही होगा। ये तो जैसे बीजेपी के क्लेम्स हैं जी, क्लेम्स हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूं, पूछा कि कैसे उन्होंने कैंपेन किया, तो वो पार्टी वाइज पोजीशन हम लोग बता रहे थे कि किस प्रकार से जो है कैंपेन बिल्डअप हुआ है, और अब आगे चुनाव ऐसे मरहले पे जा रहा है कि जो उन्होंने ऑन ग्राउंड डिसीजंस लिए हैं उनका क्या इम्पैक्ट है। तो वो अब जैसे आपने फर्स्ट फेज में देखा, जो चेनाब वैली जो था उसमें उन्होंने फोकस रखा कि हम आतंकवाद के खिलाफ जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हम कामयाब हुए हैं, और आतंकवाद को जो पोषित कर रही थी पार्टियां उनको अब वोट ना दें। अब उसमें कल का जैसा रिस्पांस आया है वोटर का 80% चूंकि उस क्षेत्र में आतंकवाद बहुत लंबे समय से जो है उसने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। और अगर आप कश्मीर में कहते हैं कि ये रेफरेंडम है, तो वहाँ पर भी जो किश्तवाड़ में जो अब लोगों ने वोट दिया है, डोडा में वोट दिया है, वो क्या डेवलपमेंट के एजेंडे पे दिया है या जो आतंकवाद विरोधी जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जैसे वहाँ पर विलेज डिफेंस ग्रुप्स जो है बड़ा एक उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी सेफ्टी। जब 96 के ज़माने में बड़ी संख्या में उस एरिया में नरसंहार हुआ करते थे, सो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी के तहत उन लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए विलेज डिफेंस कमेटीज का गठन किया था। और इस सरकार ने धारा 370 खत्म होने के बाद उनको जो मानदेय दिया जाता था उसमें बढ़ोतरी की, उनका नॉमेनक्लेचर चेंज किया, उनकी जो पुरानी 303 की जो राइफल्स थी उसको SLR से उनको एम्पावर किया और उनको ट्रेनिंग दी। उसमें क्या है कि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी उनमें बढ़े, तो वो घर घर में मतलब वो उनकी पेनिट्रेशन है उस माध्यम से। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, सुरक्षा बलों के अलावा जो है लोगों को वहाँ पर जो है उन्होंने दिया, तो वो लोगों को लगता है कि भाजपा ने हमें मजबूती प्रदान किया उस एरिया में। क्या ये सेंटिमेंट ग्राउंड पे है लोगों बिल्कुल के? है। हम दिल्ली में पढ़ते हैं कितने जम्मू काफी हेडलाइंस में रहता है टेरर अटैक्स को लेके, तो इस सब का ग्राउंड पे प्रभाव क्या है? क्या लोगों को लगता है कि वाकई टेररिज्म को लेकर उनका दावा था कि भाई टेररिज्म को हमने काउंटर किया है? ये नया फ्रंट खुलते हुए नजर आता है जम्मू में, पिछले अगर हम 2 साल की हेडलाइंस देखें तो। हाँ, देखिए ये अक्टूबर 2021 से ये जो नया जिसको बोलिए साउथ ऑफ पीर पंचाल जो ये जो हमले जो हुए हैं उसका अगर उसको माइक्रो लेवल पे अगर आप स्टडी करेंगे तो वो उसकी कुछ वजह एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे उसको आपको ले जाना पड़ेगा। और सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है वो ज़रूर है, उसमें चिंता लोगों की भी ज़रूर है कि आए दिन जो है वो 1 महीने में 2 महीने में एक हमला हो जाता है और उसमें जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। और ये हमले सब ऐसे इलाकों में हुए हैं जो सड़क के बीचों बीच में गाड़ी चल रही थी और वहाँ पर वो अटैक्स हुए और उसके बाद जो है वो आतंकवादी वहाँ से भाग निकलने में कामयाब भी हो जाते थे। परंतु इन सब हमलों के बाद एक जब रिव्यू लिया गया और सरकार ने जो है जो फोर्सेस को इंडक्ट किया है और धीरे धीरे जो उनका प्रयास है, और अब आपने देखा होगा हाल ही में पिछले 2 महीने से जो है काउंटर टेररिज्म ग्रिड को जब से स्ट्रेंथन किया गया है तो कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस भी हुए हैं।
तो चुनाव से ठीक पहले एक माहौल ऐसा ज़रूर था जिसमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक मुद्दा था, और अभी भी है। ऐसा नहीं है कि अभी वो मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमले अभी रुके नहीं हैं। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में ही 3 ऐसे अटैक्स हो चुके हैं, चाहे वो LOC पे हो, चाहे वो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर पे घुसपैठ की कोशिश हो, वो सब तमाम वो जैसे तो सिक्योरिटी अभी भी वो सेंस ऑफ कंसर्न सिक्योरिटी है। एक मुद्दा है जिसको बेस बना के लोगों ने अपना मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल किया होगा। परंतु उसके साथ साथ जो बाकी तमाम सारे सोशल सिक्योरिटी है, आपकी डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके उस फैसले को साथ जुड़े हैं, जिसमें एक चीज मैं आपसे पूरा दोनों आपसे हम लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि हम अभी श्रीनगर से आए हैं, कश्मीर में घूमे हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल 370 को लेके बहुत एंगर है, निराशा है, दुख है। सेंटर को एक बिल्कुल ही डिस्टेंस सा फील होता है वहाँ के लोगों को कि ऐसा डिसीजन लिया गया हमसे बिना पूछे। जम्मू में क्या सेंस है एब्रोगेशन का, क्या अभी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर रीजन स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, आप पूरा ये नहीं कह सकते कि पूरे जम्मू कश्मीर के क्या सेंटिमेंट्स हैं। बिल्कुल जहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको एक वाहिद एक ऐसी स्टेट मिलेगी जहाँ पर रीजन स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स हैं। जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, कश्मीर के लोगों के कुछ और हैं। कश्मीर में अभी साउथ कश्मीर में आपको कुछ मिलेगा, नॉर्थ कश्मीर में कुछ मिलेगा, और बेराज लेकिन फिर भी कश्मीर को अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो खासकर जम्मू रीजन में जम्मू के सेंटिमेंट्स जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। क्या सेंटिमेंट्स है यहाँ पे लोगों के 370? मैं उसी के ऊपर आना चाहूँगा। और जम्मू में भी अगर आप देखें तो पुंछ राजौरी रीजन है और डोडा रीजन है, चिनाब वैली जिसे हम कहते हैं, इन तीनों रीजन्स के सब रीजन जो अगर जम्मू के बीच में आ गए तो इनके भी अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं। अगर आपने बात की 370 की, जहाँ 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में पहले से ही एक अलग अलग तरह के ओपिनियन थे। जम्मू कश्मीर में 3 ओपिनियन जो थे वो अलग अलग थे। एक तो हम अगर हम सेपरेटिस्ट को बीच में छोड़ दें, उनकी तो एक अपनी ही आइडियोलॉजी थी, अलग ही थी। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनमें भी 3 तरह के सेंटिमेंट्स थे। एक तो आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जिसको रिप्रेजेंट करते थे मेन स्ट्रीम, जिनका कहना था कि 370 को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए थ्रू कोई सेल्फ रूल की बात करता था, जहाँ कोई ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करता था। उसके कंट्रास्ट में जम्मू में जो था वो एक सेंटिमेंट था जिसे BJP रिप्रेजेंट करती थी। वो कहती थी कि 370 जो है ये रूट काज है सेपरेटिज्म का और इसको बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। और BJP ने जब BJP को पावर मिली, BJP ने उसको हटा दिया। इसके अलावा एक तीसरा सेंटिमेंट था जिसे कांग्रेस रिप्रेजेंट करती थी। तो उनका वो था वो बीच का रास्ता कि भाई जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन इसको थोड़ा डाइल्यूट होने दो। और जिस तरीके से उसको डाइल्यूट किया गया, जो 3 अलग अलग सेंटिमेंट्स थे। तो अभी तक क्या था कि कांग्रेस की चलती थी, जहाँ उनकी चलती थी, तो वो उन लोगों ने उसको कहीं डिल्यूट किया, कहीं उनको उनकी अपनी अटैम्प्ट हुई सेल्फ रूल की, जहाँ ग्रेटर ऑटोनॉमी का उनका रेजोल्यूशन उन्होंने पास करवाया। लेकिन जब BJP की बारी आई तो इन्होंने उसको 370 को ख़त्म कर दिया। अब BJP जो है उसी अपने जो उस नैरेटिव को आगे ले जाना चाहती है। जैसे मोहन जी ने कहा कि इससे लोगों को जो उनके जो राइट्स मिले, वाल्मीकि समुदाय को, जहाँ ठीक है वो बहुत सारे कुछ लोगों को राइट्स मिले, तो BJP चाहती है कि वही नैरेटिव आगे जाए। और पब्लिक सेंटिमेंट क्या? पब्लिक सेंटिमेंट में आपको ये बताऊं कि कश्मीर घाटी में जहाँ तक बात है, कश्मीर घाटी में भी आम लोग अब ये इस बात को समझते हैं 370 कभी वापस नहीं आएगा कि वो एक इमोशनल इशू है उनके लिए, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है 370। अच्छा, वो जम्मू के लिए नहीं, क्योंकि कहा तो दोनों जगह लागू, वो जम्मू के लिए इशू नहीं था। जम्मू के लोगों को लगता है, जम्मू के लोग, मैं कहता हूँ कि इसमें मैंने बताया ना कि जहाँ पर अलग अलग तरह के सेंटिमेंट, रीजन स्पेसिफिक जम्मू के लोगों को लगता था कि बिकॉज ऑफ 370 जम्मू कश्मीर की कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही। तो जम्मू कश्मीर में जो है वो पैट्रियाटिक फील वाले लोग हैं, वो उनको लगता था कि नहीं, हमें पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट हो जाना चाहिए इंडिया के साथ। तो जम्मू कश्मीर लोगों के ये सेंटिमेंट्स थे। लेकिन 370 ख़त्म होने के बाद जो लोगों को, आपने देखा होगा कि जब 370 ख़त्म हुआ तो कश्मीर में तो कर्फ्यू वगैरह था, हालांकि जम्मू में भी थोड़ा बहुत सख्ती की गई, लेकिन जम्मू में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, बड़े खुशियाँ मनाई गई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखा गया, जो जम्मू के लोगों को जो लगता था कि 370 हटने के बाद सारा ठीक हो जाएगा, जो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जब जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, सब कुछ होगा। मतलब जो भी उनको लगता था कि हर एक रूट का जो है जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम का वो 370 है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी थोड़ा गड़बड़ हो गया कि अब जम्मू के लोगों को लगता है कि कहीं उनके जो लैंड राइट्स हैं, जहाँ उनके एम्प्लॉयमेंट के जो एवेन्यूज हैं, वो कहीं उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, बाहर के लोग आएंगे तो उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो जम्मू के लोगों को जो एक सेंटिमेंट जो पहले था कि 370 बिल्कुल हटना चाहिए, आज की डेट में ये सेंटिमेंट है कि नहीं, 370 जो था वो ठीक था।
जिसमें ज्यादा जरूरी एट द सेम हाँ टाइम जी। जम्मू के लोग चाहते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन विद इंडिया, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड they want to protect their land rights. Yes. ये लैंड issue राइट है। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा Land right. बनकर नहीं, इसमें इसके निकल रहा लिए है। जो अप्रोप्रिएट वर्ड है, दे वांट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। they are not outside. totally against this like कि धारा 370 दोबारा लागू की होनी चाहिए, परंतु वो चाहते हैं कि कम से कम जैसे बाकी अन्य राज्यों में जैसे- हिमाचल जैसे में है, हिमाचल नॉर्थ है। ईस्ट में है, आप जैसे लद्दाख में आप 6 शेड्यूल के तहत आप उनको एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि जो पहला हक है, क्योंकि देखिए कश्मीर में सुरक्षा कारणों से इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो उतना नहीं है जितना जम्मू में है, ठीक है, स्कोप है। सो कहीं ना कहीं ये सेंटीमेंट जम्मू में है कि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो एक परसेंटेज जो है या कुछ ऐसा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिसमें बिल्कुल भी, बिकॉज आपको लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कंसेप्ट है, आपने पहले सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर वो देखिए, अगर आपको स्किल्ड लेबर चाहिए, आपको फ्रेट कॉरिडोर चाहिए, वो चीज़ें जैसे जम्मू में नहीं डेवलप हो पाई, और अब सीधा बाहर से कोई बड़ा व्यापारी आता है, वो अपनी पूरी वर्कफोर्स भी ला रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे जम्मू के लोगों के लिए। तो कम से कम जो आपने एंसिलरी यूनिट्स बनाने हैं एक बड़े उद्योग को सेटअप करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं उनको मौका मिले। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस अब आए हैं, जैसे एम्स आया है, IIMC आया है, IIT आया है, IIM आया है, सो कहीं ना कहीं इतने बड़े इदारे हैं, उसमें एक फिक्स परसेंटेज अगर डिफाइन आप करें जम्मू के लोग। जम्मू में, जहाँ पर जम्मू का जो टैलेंट पूल है, बिकॉज पहले इन्हीं सब सुविधाओं के अभाव में जम्मू के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था अपना रोज़गार कमाने के लिए, और अब जब ये सुविधाएं यहाँ दी गई हैं तो वो जो बाहर जा चुके हैं वो तो बाहर से अब आएंगे नहीं, तो परंतु जो नई पीढ़ी है, जो नए युवा हैं, तो उनको तो एक आपको परसेंटेज एक मैकेनिज्म देना पड़ेगा। तो अगेन जो पसमानदा इलाके हैं, जो राजौरी पुंछ के लोग हैं, उनकी शिकायत रहती है कि जम्मू और कश्मीर, मतलब शहर श्रीनगर और जम्मू बड़ा हिस्सा जो है खा जाते हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं। तो वो उनके अपने वो सेंटिमेंट्स, तो उसको एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक जिसको टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी, आपको इन इश्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और एड्रेस करना पड़ेगा। लैंड को लेके एंजाइटी है यहाँ पे जी, कि इस पे आप थोड़ा अगर एलैबोरेट कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि लैंड ओनरशिप राइट्स और इसके अलावा दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये बहुत बड़े इशू हैं, और लोग चाहते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहते हैं। मैं जम्मू के लोगों की बात करूं, वो कंप्लीट इंटीग्रेशन चाहते हैं इंडिया के साथ, कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, कोई सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स यहाँ पर नहीं है जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू रीजन में। लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये है कि हमारे लैंड राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हों, ऐसा ना हो कि बाहर के लोग आकर जहाँ पर वो आ जाएँ और उनके अपने राइट्स जो हैं वो डिल्यूट हों। और जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट और जम्मू के लिहाज से मैं उसे थोड़ा सा अगर समझना चाहूँगा कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कश्मीर में वैली में फिर भी एक किस्म की हॉस्टाइलिटी है टेररिज्म का हिस्ट्री देखते हुए, तो वहाँ शायद उतनी आसानी से, लेकिन जम्मू का जो पूरा चाहे टेरेन हो, चाहे लोग हों, सब कुछ मेनलैंड बाकी देश के अलग हिस्सों जैसा ही है, तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि लोग बाहर से आके बसें या ज़मीनें खरीदें, तो यहाँ पर वो एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल, और जहाँ पर ज़्यादा हो रहा है वो बाहर के लोग अगर बाहर के लोग आ रहे हैं जो कहीं सेटल हो रहे हैं तो वो जम्मू में हो रहे हैं, नॉट कि कश्मीर में कोई नहीं गया। ऑलरेडी जो जम्मू को जो मंदिरों का शहर का एक वो लेबल था, उसको सिटी ऑफ रिफ्यूजीज भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम सारे जो रिफ्यूजीज वर्ड इसलिए बोला जाता है कि जो भी जैसे कश्मीर घाटी से पलायन किया लोगों ने तो जम्मू आए, डोडा से पलायन किया जम्मू आए, राजौरी पुंछ से पलायन किया जम्मू आए। तो जम्मू की जो अपनी आइडेंटिटी थी, या जो डोगरा, जो जम्मू का जो डोगरा है वो कहीं किनारे पे, हाशिए पे चला गया है, और वही चीज़ें हैं जो उनके जो एस्पिरेशंस हैं उसको एड्रेस करने के लिए किसी भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में आप अभी भी देख रहे हैं फोकस क्या है, कश्मीर में चुनाव, ठीक है। काफी लोग हमारे व्यूअर्स में भी जो ये बहस होती है कि आप कश्मीर का ज्यादा दिखा रहे हैं। अभी देखिए इंटरनेशनल मीडिया ने जो हमारे जम्मू की बच्ची जिसने ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता, शीतल देवी ने, उसमें लिखा गया रेज्ड इन कश्मीर, शी इज नॉट ए नेटिव ऑफ कश्मीर, शी बिलोंग्स टू जम्मू। क्रिकेट का खिलाड़ी आया, उसमें कश्मीर पेसर, वो जम्मू में MM स्टेडियम में, यहाँ उसने तवी बेड पे वो यहाँ प्रैक्टिस करता था, कश्मीर में कभी वो खेला नहीं, परंतु नहीं, ये क्राइसिस है ना, ये मतलब जो पहचान छिन गई है ना बेसिकली, तो वो जो असर्ट करना है जम्मू को अपना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अब ये मौका है पोस्ट एब्रोगेशन। अगर एस्पिरेशंस कश्मीर को, हम ये नहीं कहते कि उनकी एस्पिरेशंस को आप एक्नॉलेज मत कीजिए, परंतु जो जम्मू की जो वॉइस है उसको भी आप दबा नहीं सकते अब।
वो पॉलिटिकली उसको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि मैंडेट आपको चाहिए जम्मू से, तो आपको गोल्डन हैंडशेक करना पड़ेगा। यह मैंडेट मैंडेट की बात करते तो हैं, सभी पार्टीज को चाहिए मैंडेट की ना। बात करते हैं। एक्चुअली जैसे बीजेपी का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अब जम्मू में ही जी। रहेगा, बिकॉज यहीं से पहले उनको भी- उम्मीद पहले है से पहले पहले से से। लेकिन जो एक हवा बनी थी कि अब कश्मीर में शायद इंडिपेंडेंस होंगे या अलायंसेस होंगे फॉर बीजेपी, वो नहीं हुआ। सो यहाँ पे बीजेपी की स्थिति क्या है इलेक्शन के तौर पे, अगर हम नहीं, आप पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि कोई अलायंस होंगे नहीं, आई थिंक दिस इलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि 370 हटने के बाद जो पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ ये तो एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं खैर इलेक्शन में कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन है, ये है कि मुझे लगता है ये ऐसा पहली बार होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं नहीं मिलेंगी मिलेंगी। जम्मू कश्मीर में। आप कह रहे हैं कि स्कैटर्ड होगा एकदम। स्कैटर्ड होगा, मतलब बिल्कुल एक किस्म का, Fractured मतलब नहीं अदरवाइज पहले भी ऐसा हुआ है कि हालांकि 2002 के बाद से लगातार ऐसा हो रहा है। 96 में किसी फारूक भी अब्दुल्ला मुल्क की में 30 का कुल आंकड़ा मेजॉरिटी की cross नहीं गवर्नमेंट आई थी। उसके बाद आपने देखा कि 2002 में भी पीडीपी जो थी वो उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हाँ। फिर उसके बाद 2008 में एनसी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। किसी 14 भी पार्टी में- को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, और 2014 में भी 14 में फिर से बीजेपी वही और हुआ। पीडीपी ने मिलकर सरकार, लेकिन फिर भी किसी एक पार्टी को क्लियर एक थोड़ा बहुत एज जो था वो मिलता था। मुझे लगता है ये ऐसा पहली बार होगा। हालांकि आज से अगर 6 महीने पहले की बात की जाए तो ऐसा लगता था कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आराम से जीत Comfortable। जाएगी, और वो उसको 45 के आसपास जो सीट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। बट आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 25 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 20-25 से ज़्यादा। और कांग्रेस का Minimum क्या सिचुएशन, क्योंकि कांग्रेस की भी सारी उम्मीद मेरे मेरे ख्याल ख्याल से से जम्मू से ही है। कांग्रेस जो है खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा गेन कर सकती है। जो बीजेपी के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी या थी। उसको इनकैश नहीं लेकिन कर वो पाए। इनकैश नहीं कर किस पाई। तरह की रिजेंटमेंट थी बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ ये रिजेंटमेंट थी कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा कि 370 हटने के बाद जिस तरीके से जम्मू के लोगों हाँ। ने उसको सेलिब्रेट किया, वो उनको लगा कि नहीं, कहीं हमारे साथ धोखा हो गया। जो हम जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से उसके वो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, जो उनको लगा कि ऐसा होगा, वो ऐसा हो नहीं पाया। और अब उनके अपने कंसर्न्स हैं, और उसमें ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि शायद हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो वो थोड़ा अब लोगों को लगा कि ये ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कंप्लीट इंटीग्रेशन तो हुई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से नौकरशाही पर आ गई। लोगों के अपने इश्यूज हैं, तो वो आप There was किसके पास vacuum जाएंगे? in between. मतलब देयर वाज ह्यूज हाँ, गैप। 5 साल एक मतलब लंबा एक- तबका होता है जब आपके पास कोई डायरेक्ट आपका कोई अपना जनप्रतिनिधि नहीं, मतलब जहाँ से आप एक- जाके सड़क पानी के लिए बात कर सकें। गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो कनेक्ट होना चाहिए, दैट वाज मिसिंग। ये पिछले 5 साल ब्यूरोक्रेसी साल। से भी लोग तंग आए यहाँ पे कि एक बहुत ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा होल्ड है। बहुत ज़्यादा तंग। अब ब्यूरोक्रेसी से लोग तंग थे, लेकिन उनको लगता था कि ये गवर्नमेंट जो है ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि हाँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ पर सेंट्रल हाँ। गवर्नमेंट की एक्सटेंशन है। तो वो उनको वो जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी वो बीजेपी के खिलाफ गई। हालांकि मेरे को लगता है कि बीजेपी के लोग भी बेचारे वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी भी नहीं सुनी जाती हाँ, थी। बहुत ऐसे एग्जांपल्स क्योंकि हैं। क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड वो हमसे खुद बात करते थे कि बड़े भाई सारे लोगों को भाई- टिकट काट दिए बीजेपी ने, क्यों? उसके पीछे क्या वजह रही? पुराने लोगों के, मतलब वो- किसी पुराने चेहरे को टिकट ही नहीं दिया। वो रिजेंटमेंट, बिकॉज ऑफ रिजेंटमेंट, मतलब To बीजेपी को to लगता था, nullify this Yes, resentment मतलब basically. बीजेपी को लगता था कि अगर हम नए फेसेस सामने लाएंगे तो लोग हमें जो है वो फिर से एक बार एक मौका और दे जिन लोगों का देंगे। टिकट कटा उनका कहना है कि रिजेंटमेंट हमसे तो कभी थी नहीं, हम खुद हेल्पलेस थे। बिल्कुल, आपने खुद एडमिट कर लिया कि वो लोग खुद हेल्पलेस थे। क्योंकि उसमें भी- बीजेपी उसमें- में हमेशा ऐसा होता है कि जो भी डिसाइड होगा दिल्ली से होगा, हाँ। और दिल्ली में भी 1-2 लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा जम्मू कश्मीर में। मतलब जहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जहाँ के जम्मू कश्मीर के सीनियर मिनिस्टर्स को, उनको खुद नहीं पता होता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, गवर्नमेंट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इसमें अगर उनको आप तो खाली माइक्रो वो लेवल पे उसको- अगर आप देखेंगे, आपको सेक्टर वाइज इसे देखना पड़ेगा कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हम्म। कहाँ से, मतलब जो अनरेस्ट की आप जो डेफिनेशन है वो कहाँ से वो भावना जो है जागृत हुई कि जब सरकार ने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया, तो उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये समझने की थी कि एब्रोगेशन से ठीक पहले जो पोस्ट नोटिफाई की गई थी और जिसकी प्रक्रिया चल रही थी, सरकार ने आनन फानन में जैसे ही एब्रोगेशन हुआ उन नोटिस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज वो चाहते थे कि अब जो नई सिस्टम जो बनाया गया है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उस व्यवस्था के तहत जो है इंट्रोड्यूस किए जाएं और इन पोस्ट की भर्ती उस फार्मूला से हो, क्योंकि आपको आरक्षण देना था। उन पोस्ट के लिए जहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट हो चुके थे, सिर्फ लिस्ट आना बाकी थी, आना ऑल ऑफ ए सडन वो कैंसिल हो गया। तो वो जो 2 साल की जो इन्वेस्टमेंट थी टाइम की, खराब हो गई सब। वो खत्म हो गई। मतलब- तो एक सेंस ऑफ
अनरेस्ट उसमें ऐसा नहीं था कि वो खाली कश्मीर के लोग थे, जम्मू के लोग भी जम्मू थे। के लोग भी रहे होंगे, तो अब हाँ। लोगों को अब कश्मीर में बैठकर उन लोगों की पता नहीं क्या सोच चलती है कि शायद वो जो सारे के सारी जो पहले सिलेक्शन लिस्ट होती थी वो 100% शायद फारूक अब्दुल्ला जहाँ महबूबा मुफ्ती के घर में बैठकर सिलेक्शन होती थी, तो इसलिए उसको तो इस ऊपर बात दो को रेट समझना जरूरी है तो ना, वो अनरेस्ट की वजह क्या थी। पहला ठीक है। शुरुआत हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का, जो रिक्रूटमेंट हुई उसमें आरोप आ गए कि कुछ एक ऐसी एजेंसीज ने उसको कंडक्ट किया जो ब्लैक लिस्टेड थी। फिर मार्कशीट्स जब आई उसमें नंबर ऐसे आए कि जिसमें हुआ कि शायद पेपर भी लीक हो रखा है। सो सिलसिलेवार जब वो खुलासे होते चले गए, सो वो एक अनरेस्ट शुरू हुई, प्रोटेस्ट धरने शुरू हुए। उसमें जो रिस्पांस आया एडमिनिस्ट्रेशन का वो डिलेड रिस्पांस था, जिससे वो जो है और मजबूत होगी जो स्पेकुलेशन थी कि ये गोरख धंधा क्या है, कौन फिरकी ले रहा है ये, ठीक है। तो वो डिस्कनेक्ट हुआ। उसके बाद आपने जैसे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे बताए, तो कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने, सरकार ने एक प्रयास किया कि वो तमाम सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में लैंड बैंक क्रिएट करेंगे। सो जो पुराने जो अलॉटीज़ थे, अगर उनकी अलॉटमेंट को सरकार ने कैंसिल किया किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है, तो वो लोग ने आवाज़ उठाई कि हमें जो 3 पुश्तों से हम 1954 ऑनवर्ड जैसे कुछ रेफ्यूजीज़ को कठुआ बेल्ट में लैंड दिया, सांबा में दिया, वो आपने लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए आपने सोचा कि हम इसको यूज़ करेंगे और इस लैंड को हम ऑफ़र करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। तो उनका रिएक्शन आया, तो वो एक भावना है कि एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइवलीहुड आप हमें एंगेज कर रहे हैं। सो एक्चुअली जिस रीजन तो ने multiple बहुत factors सपोर्ट were किया और responsible. सेलिब्रेट किया, उनको लगा नहीं कि उनके प्रोपोर्शनेटली उनको कुछ अच्छा, और मिला उस सुनवाई भी नहीं हुई और समय पे Yes. सुनवाई नहीं हुई, उसमें जो है वो गैप बढ़ता चला गया। तो वो अब जो नज़ला है वो उन इसके बावजूद नेता- आपको लगता है कि बीजेपी यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करने जा रही है? ऑफकोर्स बीजेपी 25 सीट्स नो शायद नो अच्छा नो हम नो नहीं कह सकते। 25 नहीं मैं नहीं मानता 25 के आसपास शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस पहुंच सकती है जहां जम्मू कश्मीर में। अच्छा, और बीजेपी तो बीजेपी मतलब ऐसे नो वैसे जर्नलिस्ट टू प्रेडिक्ट, अगर बट स्टिल अगर नॉर्मली हम लोग सीटों पे बात करते नहीं है, अगर तो अगर अगर बहुत ज्यादा अच्छा करेगी तो मैक्सिमम 20 ओके, दैट्स और- नॉट गुड और- एट ऑल फॉर बीजेपी। जी, बिटवीन not good 15 at एंड all. 20 मतलब तो कि अगर वो हालांकि situation फिर में- वो अलायंस की 15 और 20 के बीच में। मेजर दावेदार तो इसीलिए रहे। इसीलिए बीच में। दोनों रीजन्स का जो है अपना अपना रोल है। बहुत सारा रिजर्वेशन की बात हुई, रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं हम। जी। जो सीटों का पॉलिटिकल रिजर्वेशन जी। का एक बड़ा मुद्दा यहाँ बन गया है। जो सीटें पहाड़ी कम्युनिटी समुदाय के लिए रिजर्व कर दी गई, वो कितना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है लोगों के लिए, खासकर जम्मू रीजन के लिए। जैसे वहाँ पर है तो कश्मीर में एक कॉमन सेंटिमेंट उभर के आया कि हमारे साथ एक तरह का धोखा हो रहा है या चीटिंग हो रही है, हमारे उसको कम किया जा रहा है। ये एक चाल है दिल्ली की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से, ताकि वो किसी भी तरह से कश्मीरियों को इस पूरे इलेक्टोरल प्रक्रिया से बाहर कर सके। उसको उस तरह से देखा जा रहा है। जम्मू में किस तरह से देखा जा रहा है? जम्मू में मेरे को लगता है कि बीजेपी की जो पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने का मुद्दा था, शायद उनको लगता था कि हम पहाड़ियों को रिजर्वेशन देंगे तो एक बहुत बड़ा वोट चंक जो है हमारे पास आएगा। तो लेकिन वो उसका मेरे को लगता है कि ऐसा हुआ, वो कहते हैं ना कि वो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो पहाड़ी वोट इनको अब कितना मिलेगा ये तो पता चलेगा अभी इलेक्शन में। पार्लियामेंट इलेक्शन में तो इनको नहीं मिला, उनका तो कैंडिडेट नहीं था, इनका पर- कैंडिडेट नहीं था, लेकिन इन्होंने ओपनली उसके लिए कैंपेन किया। जो इनका अपनी मात्र अपनी 6% पार्टी का कैंडिडेट था, ही वाज अ पहाड़ी, तो उसको वो जो आपने देखा होगा वोट परसेंटेज उसको मिला। हालांकि तरुण चुग और दूसरे सीनियर लीडर जो थे उसके लिए डायरेक्ट कैंपेन कर रहे थे, पुंछ राजौरी में उसके लिए कैंपेन की गई बीजेपी द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट नहीं मिला। और गुज्जर जो था, जिनको कि ऑलरेडी एसटी स्टेटस मिला था, जो ऑलरेडी इसको अपोज कर रहे थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन ना दिया जाए, एसटी स्टेटस ना दिया जाए, तो वो गुज्जर और ज़्यादा नाराज़ हो गए। गुज्जरों को खुश करने के लिए इन्होंने पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक राज्यसभा का मेंबर जो था, जम्मू रीजन से एक ही राज्यसभा का मेंबर जाता है, तो उसको गुज्जर को बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिजेंटमेंट जो है वो कम नहीं हुई। बोले बीजेपी को गुज्जर जो तबका था उससे भी उसकी नाराज़गी मोल लेनी पड़ी, और पहाड़ी समुदाय जो है, पहाड़ी कम्युनिटी जो है, जिनको कि एसटी रिजर्वेशन दी गई है, एसटी, लेकिन वो उतना भी एंथुसियास्टिकली उन्होंने और नहीं, इसमें- हालांकि उनमें इसमें- enthusiasm है, बट वो इसमें क्या एक- वोट में कन्वर्ट हो पाएगा बीजेपी को, वो नहीं मुझे नहीं लगता। मुझे। उसमें इससे जुड़ा हुआ एक और जो आपने अनरेस्ट की बात की, मैं उसी को फिर से डिफाइन करूंगा। जब आपने पहाड़ी तबके को दिया, आपने पूरा का पूरा पीर पंजाल एरिया को आपने रिजर्वेशन दे दिया, तो जो मेन मुख्य धारा जिसको आप बोलते हैं ओपन मैरिट, वो सेगमेंट आपसे और नाराज हो गया। नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहीं नहीं, शेर कहाँ से ला रहे हैं आप? मतलब ऐसा तो है नहीं आपके अलग पास से एक generate गहरा कर रहे हैं। कुआं है जहाँ से आपने मतलब एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बावजूद कि भाई 50% तो जो उनको से reservation दी, तो आपने at the 60%, मोर देन 60% जहाँ पर रिजर्वेशन हो गई,
क्योंकि 50% ऑलरेडी थी, आपने 10% उनको दे दिया। बोले उनको कंपेयर करने के लिए कि गुजर कम्युनिटी को जो था एसटी स्टेटस जो था जिनके पास था ऑलरेडी, उनको 10% रिजर्वेशन थी, तो आपने पहाड़ियों को भी 10% रिजर्वेशन दे दी। तो 20% तो आपने ऐसे दे दिया, तो किसके तो किसके वो किसके total हो गया जेब से आपने 60%। निकाली वो? तो वो जो जनरल Open merit का- कैटेगरी ओपन मैरिट है, तो आपने उसको और स्पेस श्रिंक कर दिया ना। अब उसके बाद आप बोले वो नाराज भी ना हो, वो भी बीजेपी के खिलाफ रिजेंटमेंट है तो इसमें। वो भी एक तो सब बहुत बीजेपी बड़ी के वजह है। हाल ज्यादा तो यहाँ पे अभी अच्छा नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज अलायंसेस की बात होती है, तो एनसी ने तो बिल्कुल बोल दिया हम कभी नहीं करेंगे। पीडीपी तो वो जल चुके हैं ऑलरेडी। नहीं, वो चुनाव हालांकि वो चुनाव में है, पहले इसलिए मतलब कह रहे हमने हैं बात चुनाव के बाद तो क्या ये स्थिति बनेगी। कोई- उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव के बाद क्या होगा कोई पॉसिबिलिटी आपको लगती है इसमें? पॉसिबिलिटी जो अपेरेंट पॉसिबिलिटी हमें लगती है वो तो यही लगती है कि बीजेपी जो होगी वो इंजीनियर रशीद का ग्रुप जो है वो जीत कर आए। मैंने कहा कि ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन 370 के बाद ख़त्म होने के बाद पहली बार इलेक्शन हो रहा है, एक तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि ऐसा पहली बार है कि कश्मीर घाटी में अदरवाइज़ क्या होता था कि 98 से पहले 2000 से पहले क्या होता था कि कश्मीर में एक ही ग्रुप होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोग उसी को वोट देंगे और जान जोड़ नहीं देंगे, वो घर बैठेंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि पीडीपी आई, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं, हालांकि अपनी पार्टी और दूसरे सिजाल लोन भी हैं, लेकिन हम उनको इतना कंसीडर नहीं करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीट जो हैं अपनी पार्टी, इंजीनियर रशीद जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पर आपको लगता है कि 2-4 सीटें ज़्यादा की ला पाएंगे वो? अराउंड 10 सीटें मुझे चलिए देखिए, मतलब हालांकि मैंने जो ट्रैवल किया तो मुझे नहीं लगता कि नहीं, 2 सीट से ज़्यादा ला पाएंगे वो मैक्सिमम 3 से 4 का रेशो हो सकता है, बड़ी हद है। मतलब अगेन वैसा है, कश्मीर को भी आप इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर हाँ, सकते predict नहीं कर हैं सकते। कि बिल्कुल ठीक जो बात। अगले जैसे क्योंकि जैसे अब ऐसा पहली बार है कि वहाँ कश्मीर घाटी में जमायत इस्लामी के लोग जो हैं कंटेस्ट कर रहे हैं। पर जमायत इस्लामी के लोग जो खुद कहते थे लोगों को भाई पार्टिसिपेट मत करो, हमारा मुद्दा कुछ और है, हमारा मुद्दा जो है वो रेफरेंडम वो है। तो उसको कह रहे हैं कि इस दिन को plebiscite है। हमें ईद की तरह मनाना है और हमें ने अच्छे पकवान बनाकर हमें जमहूरियत का जो ये फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करना है। और उन्होंने ऑन कैमरा ये बयान दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्लोज डोर में ऐसी कोई बात किया, वो ऑन कैमरा ऐसा सेंटीमेंट जो है उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो और उसके बाद जो परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं, जो हेल्दी टर्न आउट है, कल आपने देखा पुलवामा में, शोपियां में जो हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहे हैं, वहाँ अगर 50% प्लस पोलिंग हो रही है और सस्टेन मैनर में हो रही है। हाल ही में लोकसभा में भी इसी पैटर्न पे हुई, तो कहीं ना लोकसभा कहीं में कितना हुआ था पुलवामा? 40 प्लस तो 39 के आसपास। और अभी 48 ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब नहीं, इट हैज लोकसभा इंक्रीज। लोकसभा काफी की बात- increase क्योंकि है। ये लोकसभा इलेक्शन जो हुए ये अभी सिचुएशन वहाँ नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन आप पहले बात करें इससे पहले, आज से 10 साल पहले की, उससे पहले क्या होता था वहाँ पर इलेक्शन होते थे कोई 5%, 5% जी वहाँ पर। श्रीनगर और में वो खुद 9%, जो है 11% होती थी वहाँ के polling तो। कैंडिडेट जो हैं वो खुद एडमिट करते थे कि हम पहली बार जो है वो कंपेन कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि वो खाली पेपर में वो एक दे देते थे, वो अपनी ऐड दे देते थे, आई एम कंटेस्टिंग फ्रॉम दिस। तो ये Assembly दिल्ली एक segment। विक्ट्री मान सकता है अपने लिए हाँ। कि हम ले तो आए सबको, ठीक बात नहीं, डेली नहीं, मैं कहता हूँ ये तो सबसे बड़ी विक्ट्री है कि कम से कम लोग जो हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Actually, That there is- is no call for boycotting Boycott। जो आप elections. बात करते हैं इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, टेक्निकल नज़रिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो इंजीनियर रशीद जैसे या जमात जैसे जो और तमाम फैक्टर हैं, अगर ये सब्सटेंशियल चंक ले आते हैं, सपोज 10 सीटों के आसपास, 12 सीटों के आसपास ले आते हैं, तो इनके साथ एक बड़ी अच्छी बात ये है जो भाजपा के फेवर में जाती है, वो कि ये किसी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर में नहीं आएंगे, क्योंकि Define कोई नहीं पार्टी नहीं है, तो नहीं। ये इंडिविजुअल लेवल के सारे लोग हैं जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं और हाँ। इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो ये तो ये कभी भी भी this is पोस्ट the इलेक्शन design, ना? जाके उसमें शामिल हो जाएंगे और उनको तो उसकी जवाबदेही इंजीनियर रशीद की बनेगी भी नहीं, तो इंजीनियर रशीद नहीं, भी यही बच वजह जाएंगे है ना, और आपने देखा अपनी काम- पार्टी जो है डिसइंटीग्रेट हुई, मतलब कि जो अपनी पार्टी के जो कदावर नेता थे यहाँ तो उन्होंने भाजपा का दामन थामा। जैसे राजौरी में आपने देखा जुल्फिकार चौधरी जुल्फिकार हैं, वो बुद्धल से पीडीपी के 2 बार चुने गए हैं विधायक, तो उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। वहीं पर जो आपके कश्मीर के जो श्रीनगर के मेयर रहे वो एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, जुनैद मट्टू। फिर बाकी जो अपनी पार्टी के और कैंडिडेट्स हैं वो भी इंडिपेंडेंट, जैसे पुलवामा में वो फाइट दे रहे हैं वहीद पर्रा को, और खलील बंद जो है वो जमात सपोर्टेड हैं, बट पहले वो अपनी पार्टी में थे 6 महीने पहले तक। तो अपनी पार्टी के जो नेता हैं जिनका थोड़ा सा बेस है सपोर्टेड बाय जमात, अगर वो इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं तो दे आर गोइंग टू हेल्प द रूलिंग पार्टी इन फॉर्मिंग जो भी सरकार बनाए जा रही है। विद अनदर सपोर्ट ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ 10 to 12। वो अब पीडीपी होगी या कोई और जो है
एक पार्टी होगी, क्योंकि 20 का आंकड़ा तो इंडिपेंडेंट के पास भी नहीं है ना आपको। अगर जैसा निशिकांत सर ने बताया कि भाजपा 20 और 25 के बीच में रहेगा, तो आपको 20 का आंकड़ा चाहिए ना 45 का नंबर लाने के लिए। तो वो 10 और 11 अगर इंडिपेंडेंट हैं तो गैप कहाँ से फिल होगा? तो तीसरा कौन भी चाहिए आपको। देखिए वहाँ पर अपनी पार्टी है जो तो ऑलरेडी जिनको कि बी टीम कहा जाता है, अपनी पार्टी हो गई, सिजाल लोन हो गए, सिजाल लोन भी 1 या 2 सीट निकालेंगे, और अपनी पार्टी खुद ही 2 सीट से लड़ रहे हैं और बाकी 8-10 और सिजाल उनकी अपनी पार्टी जो है, अपनी पार्टी के मेरे ख्याल से कुछ 1-2 सीट पर काफ़ी जगह मजबूत हैं, जैसे उनके वो गुलाम हसन मीर, वो काफी आगे हैं। काफी इंटरेस्टिंग रहेगा अगर ये ऐसा सिचुएशन हो जाए कि बीजेपी विद दीज मोटली बंच ऑफ यू नो डिफरेंट ऐसा ही होने जा रहा है। ऐसा होने जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। और हालांकि देखने ऐसे अपेरेंटली अगर लगता है तो लोग समझते हैं कि ये बीजेपी जो है बहुत एक डेंजरस गेम जो है वो खेल रही है, क्योंकि जैसे जो इंदिरा गांधी ने जो 84 अपना पंजाब में खेली थी भिंडरा वाले को सपोर्ट करके। आपने बहुत इंपॉर्टेंट चूंकि बात कह दी है, इस नजरिए से थोड़ा सा हमें देखना है, क्योंकि ये बात जब मैं कई नेताओं से बातचीत कर रहा था, उन लोगों का ही कहना था कि एक बड़ा लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ ये है कि चुनाव हो रहे हैं। इट्स लाइक 87 में क्या था कि एक दिन में सारी गड़बड़ियां की गई और एनसी को जिताया गया और कांग्रेस शामिल थी। अभी क्या हो रहा है कि 2 महीना पहले इलेक्शन के प्री इलेक्शन जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें इतने सारे दांव पेच चले गए हैं और ये सब किया जा रहा है, उससे यहाँ पर शायद उस तरह का रिजल्ट ना हो, लेकिन कश्मीर में हमने फील किया। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट चीज नजर आती है कि इंजीनियर रशीद जिन्हें की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया, उसे वहाँ कैंपेन करने के लिए अलाउ कर दिया गया, वहाँ पर उसको वेल दे दी गई। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो दिखती हैं सामने कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी को, जहां मैंने पहले बात की कि कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि बीजेपी जो है वही इंदिरा गांधी वाली गेम जो है जो पंजाब में खेली थी भिंडरा वाले को सपोर्ट करके, तो जहां पर वही कर रहे हैं कि जमात इस्लामी और एक अकाली दल जैसे मॉडरेट उसको दबाने के लिए कि बढ़ रही है, तो आपने एक बहुत हार्डलाइनर भिंडरा वाले को बढ़ा दिया। यहाँ पर भी उस तरह का बीजेपी गेम ज़्यादा प्रॉब्लम जो थी क्रिएट हो गई, लेकिन एक्चुअली बहुत खराब। दिस इज आल्सो टू कंटेन द मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ना बियॉन्ड ए नंबर। लेकिन जहाँ पर जो है वो ऐसा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप उसको कंपेयर कर सकते, क्योंकि कश्मीर घाटी में आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस से बड़ा पैट्रियोटिक ग्रुप नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपने बेस्ट इंटरेस्ट, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि बाकी लोग जो हैं वो बायकॉट करें और जो मेन स्ट्रीम में वो सेकंड फीडर नहीं रह सकते। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं उन्हीं से आप वोट लेते रहिए, वोट डालेंगे, आपको वोट डालेंगे, जाओ घर में बैठेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो कि प्लेबिसाइड की बात करता था वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन वाला। आपने देखा होगा उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई इंजीनियर रशीद जो हैं ये अब बोलें प्लेबिसाइड की बात करें। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमात के लोग जो हैं वो जो ओरिजिनल जमात के लोग हैं वो तो बिहाइंड द बार हैं और ये लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के एजेंट हैं। मेरे ख्याल से ये जो सप्रेशन और उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा मीडिया से जुड़ता है, तो मीडिया वाली बात। हाँ, एक चीज़ हम लोग ने देखी, एक तो कुछ सेंटिमेंट्स जो हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो ब्यूरोक्रेसी से काफ़ी तंग है लोग चाहते हैं उनका खुद का रिप्रेजेंटेटिव, और दिल्ली से एक बफर भी मिले कि एकदम ये हमारे भी बात सुनी जाए, तो इसलिए इलेक्शन में पार्टिसिपेशन। दूसरी चीज़ जो हमने बहुत देखी कश्मीर में एटलीस्ट काफ़ी, कि बार बार लोग कहते हैं हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे मीडिया पे बहुत बड़ा क्रैकडाउन है, एक बहुत स्क्रूटनी है। जम्मू में हम जब यंग स्टूडेंट्स से बात करें, उनका भी यही कहना था कि हम कुछ बोलें, कुछ ट्वीट करें, कुछ फेसबुक करें तो पता नहीं क्या होगा, कोई हमें फोन कर देगा। मुश्किल था वहाँ पे कि किसी से कैमरे पे बात कर पाए। ये फिनोमेनन तो आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा। मुझे यहाँ ज्यादा लगा, मुझे यहाँ ज्यादा लगा। पर आप लोग क्या मानते हैं कि क्या बहुत स्क्रूटनी है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? या मैंने कहा कि आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 8-9 साल में जो ऑल ओवर इंडिया जो है ये फिनोमेनन देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर पे थोड़ा ज़्यादा है। ये बड़ा सेफली प्ले कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आपको गवर्नमेंट को एक प्ली मिल जाता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योरिटी रीजन, उसकी वजह से आप किसी को भी और हल्ला नहीं होता क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट का हमेशा वो रहता है। बात है भाई, ऐसा नहीं बोलना। आप लोगों के व्यक्तिगत अनुभव से थोड़ा जानते हैं किस तरह का है मोहित जी? अगर आप कहना चाहें नहीं, जो मैं चूंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी समय बिताता हूँ और मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि स्क्रूटनी तो है, स्क्रूटनी भी है और उसको जो है कहीं ना कहीं उसका फॉलोअप भी किया जाता है, चाहे वो ऑन सरफेस नहीं नज़र आता होगा,
परंतु एक इन जिसको बोलते हैं ना, इनविजिबल हैंड इज प्लेइंग इट्स पार्ट, हाँ तो वो दैट इज देयर। उससे शायद आप भी जो है मेरी बात से मतलब कंट्राडिक्टरी नहीं होगा। मैंने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि आप जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप सब जगह ऑल है। ओवर इंडिया की बात तो So- कर सकते हैं कि so- ऑल ओवर इंडिया क्या सिनेरियो सो है। इट सम्स अप ठीक है द ना? सेंटिमेंट व्हिच आई एम शेयरिंग हाँ। कि यस देयर इज स्क्रूटनी। अब वो किस लेवल पे कितनी है ये इंडिविजुअल जानते हैं, या जो लोग उसको स्क्रूटनी कर रहे हैं उन्होंने अगर कोई किसी का डोजियर बना रखा है तो वो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन दोज डोजियर्स ओनली कि वो किस हद तक उसकी स्क्रूटनी की जा रही है और कब समय पे आके उसका इस्तेमाल उनको करना है। कोई बोले कि वो इन एब्सेंशिया कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। दे आर बीइंग मॉनिटर्ड। और ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्योंकि अगर जर्नलिस्ट चाहे वो गलत बोले सही बोले जैसे भी बोले, जो वो बताते हैं वो सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ग्राउंड का सेंटिमेंट तो आपको पत्रकार ही समझा सकते हैं। अगर वो ऑनेस्टली बताएं लोग क्या सोच रहे हैं, वो नहीं है तो एक और वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बिल्कुल, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आप जो कह रहे हैं वो ग्राउंड तक तभी कैसे तो सही receive हो दिशा रहा है। जो है पॉलिटिक्स की दिशा भी तभी बदल जाती है नहीं ना। चाहती तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कुछ चीजें यहाँ पर हो रही हैं, मीडिया उसको खुल के उस तरह से कवर कर पाता है। जैसे सपोज यहाँ पर कुछ दिन पहले बेहेडिंग हो गई आतंकवादियों की, जो कि बहुत रेयर घटना है कि किसी की बेहेडिंग हो जाए जम्मू रीजन में, और जब से 3-4 सालों में जम्मू में शुरू हुआ है ये सब अटैक का बेहेडिंग। आप लोग मीडिया के नुमाइंदे हैं, मतलब उसको खुल के उसके हर पहलू की रिपोर्टिंग कर पाने में आज़ादी महसूस होती है। मैं आपकी इन जनरल पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मीडिया का एक सेंस चाहता हूँ। नहीं, मीडिया का मैंने कहा ना कि ये ऑल ओवर इंडिया ये आपको चीज़ देखने में मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर में एक गवर्नमेंट के पास ये एज है कि वो हर चीज़ को अगर कहीं उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो सिक्योरिटी और वो उसका रीज़न जो है नेशनल सिक्योरिटी आ क्योंकि जाता है इसमें उसमें मैं अक्सर। एक छोटा सा नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है कि नेशनल इंटरेस्ट में इस चीज़ को ना कवर करें, नेशनल इंटरेस्ट में इसको ना, अच्छा ऐसा है। तो ऐसी चीज़ें। और हालांकि मीडिया जो है वो खुद भी इस बात में वॉलंटरी रहता है कि अगर कहीं नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी, किसी चीज़ को आपको रिपोर्ट नहीं करना है या कैसे करना है, तो उसके ऊपर मीडिया जो है करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंसरशिप बहुत ज़्यादा रहती है, और हालांकि कुछ ऐसी चीज़ों पर रहती है जो कि जिसका नेशनल इंटरेस्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं, सिक्योरिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता। कहीं जनरल डेवलपमेंट की बात हो जाए, कहीं अगर आप कोई और अगर ऐसे कोई इश्यूज हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कई बार मेरे को लगता है गवर्नमेंट कहीं थोड़ा ज़्यादा वो प्रेशराइज मुझे आप करने की कुछ कोशिश कह रहे थे। करती है। हाँ, जो मैंने जो बात में बताना चाह रहा था वो ये था कि जो हाल फिलहाल की जो घटना है, खास करके सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स, उसमें सबसे बड़ा जो एक पहलू है जो ऑब्जर्व करने वाला है कि पहले सरकार जब थी वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलीज़ करती थी जब कभी ऐसी बड़ी घटना होती थी। उसमें एक जिसको बोले Yes. एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट आता था, जिससे क्या होता था कि जो सवाल होते थे या जिन पे स्पेकुलेशन होती थी Clear उसको हो वो जाता कहीं था। ना कहीं एड्रेस करते थे। अब सरकार जो चुप्पी साध लेती है, सरकार सूत्रों के हवाले से दिल्ली से, वो भी सेंट्रलाइज एजेंसीज में इनपुट पहले आता है, गवर्नमेंट का स्टेटमेंट बाद में आता है। तब तक जो है, क्योंकि इंटरनेट को मतलब स्मार्ट फ़ोन्स का ज़माना है, जो सोशल मीडिया पे जो दूसरी जानकारी है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है। सो उसमें कहीं ना कहीं सरकार और जिसको बोले बैकफुट पे चली जाती है कि सरकार ने अभी नाम नहीं बताया होता है किसी सैनिक का, जिसको बोलिए आप प्रोटोकॉल को फॉलो प्रोटोकॉल। करने की अभी उन्होंने Family को नहीं किसी बताया कारण है। से फैमिली को नहीं सूचना दी होती है, तो वो तो समझ में आता है। परंतु सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, और कुछ जो प्रायोजित जो प्रोपेगेंडा होता है पार से, मतलब जिसको बोले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड भी कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल होते हैं कि वो कंट्राडिक्टरी वीडियोस जो हैं, पुराने वीडियोस जो हैं डाल देते हैं। सो इट ट्रिगर्स ए chaos एंड कन्फ्यूजन, जिसमें फिर सरकार क्या कहती है कि वो अगले दिन या वो बिल्कुल ही उसके ऊपर कोई सफाई नहीं देती या स्टेटमेंट नहीं, तो वो एब्सेंशिया में ही वो जो है वो चलता है। अब यू आर फ्री टू स्पेकुलेट, ये कंप्लेंट तो बहुत फैक्ट्स नहीं आती है, जर्नलिस्ट की रही है, मतलब दिल्ली में भी कि एक जी, ब्रीफिंग जो होती है, ब्रीफिंग नहीं बेसिकली होती आप है, जर्नलिस्ट तो को brief उससे करें, कहीं ना वो कहीं वो नहीं होता। संभावनाएं और बढ़ जाती है ना, वो स्पेकुलेशन होती फिर हर रहती आदमी है, अटकलबाजी वो करेगा। अटकलबाजी करेगा ना, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं आप, बिकॉज वो उसको मतलब रियल टाइम में अगर आप उसको कहते हैं ना, आप उसको नहीं अगर एड्रेस करेंगे तो वो फैलता चला जाएगा। देखिए, और आप मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं उसके साथ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? मेन स्ट्रीम मीडिया क्या होगा कि यहाँ तो उसको खबर को नहीं टच नहीं करेगा। तो आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो हैं वो गासिप चलेंगे, र्यूमर्स मनमानी चलेंगे, बातें होंगी। मनमानी बातें होंगी। तो गवर्नमेंट जो है वो एक इम्प्रेशन देखे, भाई देखो
बात तो कुछ और थी, सोशल मीडिया में क्या क्या चल रहा है, तो वो ये इंप्रेशन देगी कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया और ये सोशल मीडिया सब एक जैसे हैं, तो वो उसको एक गवर्नमेंट को एक मौका मिलता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए। तो मेरे को लगता है ये जानबूझकर एक क्यास जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आप दोनों से शॉर्ट में, दो बड़े मुद्दे जो आपको लगते हैं लोगों के बहुत बड़े मुद्दे इस इलेक्शन में जो उभर के आ रहे हैं। आपने अनएम्प्लॉयमेंट की तो बात करी ही है, लेकिन उसके अलावा अगर, क्योंकि वो तो खैर ऑल ओवर इंडिया का इशू है किसी भी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट को लेके कोई खुश नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़े इश्यूज आपको लगता है जो यहाँ पे लोगों के हैं? मेरे को लगता है सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर स्टेटहुड का है, स्टेटहुड, क्योंकि जहाँ हमने बात की 370 की रिस्टोरेशन की बात, कश्मीर घाटी में कुछ लोगों को लगता होगा कि 370 रिस्टोर हो जाए, हालांकि वो खुद एडमिट करते हैं कि नहीं होगा, लेकिन स्टेटहुड की जहाँ तक बात है, मुझे एक ऐसा मुद्दा है जो कि मैंने कहा कि रीजन स्पेसिफिक इश्यूज हैं, बट ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि अक्रॉस दी जम्मू कश्मीर है, कि कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, जम्मू के लोग भी चाहते हैं। स्टेटहुड इसलिए उनको चाहिए, हालांकि बीजेपी ने प्रॉमिस किया हुआ है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि जल्दी से जल्दी रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट बनेगी तो वो एक पपेट गवर्नमेंट होगी, कंट्रोल तो सारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के पास होगा, तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ नहीं कर सकती। तो जब तक गवर्नमेंट जो नुमाइंदे होंगे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनके पास पावर्स नहीं होंगी, तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो लोगों के मसले जो हैं वो हल कर सकते हैं। दिल्ली जैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, दिल्ली जैसा सिचुएशन होगा, तो LG versus फिलहाल तो यही है ना, रोज का तो इसलिए लोगों को लगता है कि और दूसरे ये टग ऑफ वॉर दिल्ली में फिर भी आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना सा इलाका है, ये इतनी बड़ी टेरिटरी है, इतने बड़े इसके यूनियन टेरिटरी, इस चीज से नहीं मैनेज कर और यहाँ पे आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं गवर्नेंस, मतलब इतना वेरिएशन है, इतनी रीजनल इश्यूज हैं कि आपको चाहिए होगा रिप्रेजेंटेटिव, एंड दे आर ऑल जेन्युइन। उसमें भी ये नहीं है कि वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेजिंग अ वॉइस कर रहे हैं, बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बीन इग्नोर्ड। जैसे जम्मू संभाग एज ए होल की आप बात करेंगे, अगर जम्मू रीजन जो है, हम बोलते हैं कि प्राइमरीली अगर हम रिलीजन के ऊपर भी बात करें, सो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है जम्मू के मुस्लिम्स में ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनको कश्मीर की सरकारों ने भी इग्नोर किया है। तो जो उनकी रीच आउट है, जैसे अब आपके जो जिसको हम पसमानदा इलाके बोलते हैं, राजौरी पुंछ है या चिनाब वैली रीजन जिसमें अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ सड़कों का जाल नहीं है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज नहीं है, वहाँ स्कूल कॉलेजेस का नेटवर्क नहीं है। अब सरकार कहती है कि हमने ये सब शुरुआत किया है, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो आपने बोला मुद्दे ये हैं कि जो आप कह रहे हैं उसको डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ऑन पेपर आपके स्लोगन और रेटोरिक से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 10 साल का लंबा एक वक्फा बीत चुका है आपके कार्यकाल का। आप जहां बैठे बात कर रहे हैं, इसी जगह मुफ्ती मोहम्मद सईद 2005 में जब मुख्यमंत्री थे, ये तवी रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट उन्होंने उस समय इसका एक ऑन ग्राउंड उसकी उन्होंने एक प्रेजेंटेशन ली थी। उस समय इंडस वाटर ट्रीटी के अधिकारी जो हैं, जो पाकिस्तान से भी उनके कमीशन के लोग आए थे, इंडिया के लोग आए थे। आई वॉज माई सेल्फ प्रेजेंट ऑन द स्पॉट इन द मिडल ऑफ द आइलैंड 2005। आज 2024 में भी अभी ये काम चल रहा है। तो इतना लंबा अरसा बीत गया, तवी रिवर फ्रंट बना नहीं है। भाजपा की सरकार में क्या बोलते हैं आपके साबरमती रिवर फ्रंट के साथ MOU साइन हुआ। जब हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह थे यहाँ हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने वो MOU साइन किया था, पर वो समय पे उसकी आगे टेक ऑफ नहीं हुआ प्रोजेक्ट। स्टेटहुड डिलीवरी बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। आई थिंक स्टेटहुड जो है वो सबसे वो पॉलिटिकल हो गया और डिलीवरी। स्टेटहुड एक ऐसा इशू है कि आपको कोई भी एक भी पॉलिटिकल पार्टी कोई इंडिविजुअल नहीं मिलेगा जो कहेगा जो स्टेटहुड की बात नहीं करेगा, जो कहेगा नहीं यूटी रहना चाहिए। डू यू फील जम्मू रीजन में ये फीलिंग है कि हमारे साथ ये मतलब आप 370 हटा देते, यूटी क्यों बना दिया, ये एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी फीलिंग है, लोगों को लगता है। उसमें सर भी अगर आप इजाजत दें, उसमें एक सेंटीमेंट हो रहा है। वो कहते हैं अगर आपने ये नहीं करना, अब जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दीजिए। अब क्या सरकार उसका इंतजार करी कि एजिटेशन इस बात की हो कि जम्मू में ये वो मांग इतनी मुखर हो जाए कि वो अलग ही मांगे, वो अलग। हालांकि जम्मू के लोग मानते हैं, इस बात को मानते हैं, मेरे ख्याल से सारे लोग मानते हैं कि अगर जम्मू सेपरेट स्टेट बने तो जम्मू की डेवलपमेंट हो सकती है। जम्मू के बहुत सारे, क्योंकि जम्मू जो है वो बिकॉज ऑफ ये सभी लोग मानते हैं। बट मैंने कहा कि जम्मू के लोग पैट्रियट हैं, वो इतने ज़्यादा पैट्रियट है कि वो कहते हैं कि नहीं, वो जो मंजूर है वो ठीक है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, जाती हो रही है, लेकिन हम झेल लेंगे। हाँ बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट में वो कहते हैं कि नहीं, ये इसको रहना चाहिए। बट इस सेंटीमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज देयर। बट ऑल सेड एंड डन, आई थिंक एक डेमोक्रेसी का विक्ट्री तो ये है कि
सेपरेटिस्ट पार्टी तो आ ही रही है इलेक्शन में, लेकिन एक आम भारतीय को डेमोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की अब आदत हो गई है। तो जहां हम इसी रीजन में देख रहे हैं 10 साल से उनके पास कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो उसकी डिमांड है, हंगर है, पीपल रियली वांट कि उनके खुद के लोग वो खुद से इलेक्ट करें, जो उनकी बातें उठाए। तो एक ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी और एक कंटिन्यूटी इन डेमोक्रेसी एक बहुत होपफुल चीज़ है इलेक्शंस के बारे में। बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, और जम्मू के इस दौरे में हमने थोड़ा कम दौरा किया है, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स यहाँ पर हैं, अनमोल आप तक खबरें पहुँचाते रहेंगे। ये सारी खबरें, सारी कवरेज हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत आप तक पहुँच रही हैं, क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का कोई विज्ञापन नहीं लेता है, ना तो किसी कॉरपोरेट का विज्ञापन हम लेते हैं, ना किसी सरकार से विज्ञापन लेते हैं। हमारी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट, तमाम पब्लिक इंटरेस्ट का जो जर्नलिज्म है, आपकी मदद से, आपके फंड से हम कर पा रहे हैं। तो हमारे इस तमाम प्रोजेक्ट को, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं अनमोल की, उन्होंने डोडा से तो एक रिपोर्ट करी है जम्मू में, अभी वो इस वक्त सुरनकोट में है। तो ये सारी रिपोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे आ रही है हमारी जम्मू से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। प्लीज़ वॉच इट, प्लीज़ सपोर्ट इट, and please share our videos. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.